हाँ जी बेटा, तो ये जो है ये एसेंशियल हो गए 5 डन। अब आगे बढ़ जाए बेटा अपने फर्दर एसेंशियल पे। और बाकी जितने भी एसेंशियल है बेटा वो छोटे छोटे हैं बट इंपॉर्टेंट है। छोटे इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आपके चैप्टर से आगे जाके बट इजी से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल वाले तो खत्म हो गए। लॉफुल ऑफर, लॉफुल एक्सेप्टेंस, जल्दी से रिपीट करो, जल्दी से रिया की कसम। लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस। नंबर 2 इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। नंबर 3 लॉफुल कंसिडरेशन। नंबर 4 आपका कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। और नंबर 5 फ्री कंसेंट। ठीक है, कंसेंट फ्री होनी चाहिए, पर्सन जो है पार्टी जो है दोनों केपेबल होनी चाहिए। कैसे होगी क्या होगी बता दिया। उसके बाद अगर हम चर्चा करें बेटा अपने 6th पॉइंट पे, अगर आप देखो 6th पॉइंट है लॉफुल ऑब्जेक्ट। 6th पॉइंट 6 एसेंशियल ट्रीट कर रहा है अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट चीज कॉन्ट्रैक्ट का उस एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट अंडर द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, सर व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट? बेटा ऑब्जेक्ट का मतलब होता है पर्पस। आप जो एग्रीमेंट फॉर्म कर रहे हो दोनों पार्टीज, उस एग्रीमेंट का कोर क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? सर मतलब बेटा समझिए, मैं एक पर्सन, अभी पहले वाला एग्जांपल लेते हैं। अज्यूम करते हैं छोटा भीम जो है वो मेजर है, नाम का तो छोटा ही है बट अब मेजर है। और दूसरा पर्सन उसमें हाउस कंस्ट्रक्ट करने का ऑफर दिया, 10 लाख रुपए में एक्सेप्टेंस दे दी, पूरा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कैलकुलेशन, एग्रीमेंट, लॉ में इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड में कह रहे हैं ऑब्जेक्ट को लॉफुल होना पड़ेगा। अरे क्या हाउस कंस्ट्रक्ट करवाना, घर बनवाना, ये जो ऑब्जेक्ट है, जो पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट होने का, ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है? उस हाउस कंस्ट्रक्शन के चक्कर में। क्या हाउस कंस्ट्रक्ट करवाना ऑब्जेक्ट लॉफुल है? सर बिल्कुल है सर, कैसी बात कर रहे हो? इतने सारे बिल्डर, उनका काम है, बिजनेस है, लॉ ने बिल्कुल परमिशन दिया है। क्या लॉ ने मना करा है कि भाई ऐसा ऑब्जेक्ट जो है इलीगल है, बेकार है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है? ठीक है, समझिए आप मेरी बात। एक पर्सन, मैं मान लो, नहीं मैं नहीं, एक पर्सन है कोई हाका एक भाई है। हाका जो है वो आपको एक ऑफर दे रहा है, हाका आपको ऑफर दे रहा है। हाका ने बोला पुड़िया समझते हो ना, पुड़िया भागम भाग वाली पुड़िया, ड्रग्स। कह रहा है मैं जो है समझो बेटा, समझो। एग्जाम्पल के लिए जगह नहीं है, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल को। चलो ऊपर देख लेते हैं, ठीक है? आप इसके नीचे नोट कर सकते हो, ये एक पॉइंट नोट करके फिर नीचे एग्जाम्पल नोट कर लेना। 6th का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। अगर मैं 6th के एग्जाम्पल की बात करूं, समझो इस एग्जाम्पल में मैंने आपसे बोला, मान लो एक पर्सन है हाका जो है वो मिस्टर ए को एक ऑफर देता है। और ऑफर में क्या बोल रहा है? ऑफर में कह रहा है आपको जो है मेरे लिए गुड्स सप्लाई करना है। गुड्स पता है कौन से सप्लाई करने हैं? गुड्स सप्लाई करने हैं, और इस गुड्स के बदले, सप्लाई के बदले मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। मिस्टर ऐसे है 1 करोड़? अरे कौन से गुड्स है भाई? मैं सप्लाई करूंगा, मैं आप लोग करूंगा सर, सीए छोड़ देते सर, गुड सप्लाई करते हैं, मस्त 1 करोड़ रुपए मिल रहा है सर गुड सप्लाई करने का। हाँ कहने का सुन तो ले भाई, अबे सुन ले, कहा भावुक क्यों हो रहा है भाई? आपको मेरे लिए गुड सप्लाई करने 1 करोड़ रुपए दूंगा, ऑफर दिया है। देखो क्या गुड सप्लाई करना लॉफुल है, लॉफुल है? अरे सर लॉफुल है, गुड्स तो सही है। आगे सुनो, उसने आपको जो गुड सप्लाई करना ना बेटा, वो है वीट समझते हो ना? गेहूं वीट। कह रहा है आपको मेरे लिए वीट सप्लाई करना है। मिस्टर ए खुश, कह रहा है वीट सप्लाई करने के 1 करोड़ रुपए मिल रहा है। हाँ कहने का सुन तो ले भाई, काहे भाग रहा है, रुक जा, थम जा। कह रहा है वीट जो है 1000 किलो है, और इस वीट में मैं आपको 10 kg वीट मिला के दूंगा। आप समझ रहे हो बेटा? फिर हेरा फेरी वाला, पहले घास फूस, फिर असली माल, फिर उसके ऊपर वीट, गेहूं है वो घास फूस, उसके ऊपर असली माल, ऐसे करके लेयरिंग में आपको गुड सप्लाई करना है। अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस एग्रीमेंट में ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट क्या है? क्या हाका 1 करोड़ मिस्टर ए को, इंटेंशन देखना, 1 करोड़ वीट सप्लाई करने के दे रहा है। सर कैसी बात करो, वीट सप्लाई करने के 1 करोड़ थोड़ी दे रहा है। क्वेश्चन को देखते आपको क्लियर पता लग रहा है कि
यहां पे दिखाया जा रहा है कि वीट सप्लाई हो रहा है, लेकिन अंदर से अगर आप देखो जो ऑब्जेक्ट है, जो पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, वो वीट की सप्लाई नहीं है, वो वीड की सप्लाई है। गांजे की हीरोइन जो भी बोलता है, जो भी हिंदी में बोलता है उसे वीड की सप्लाई है, ठीक है ना। अब यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है, देखो अगर यहां पे सिर्फ वीट की सप्लाई होती तो ऑब्जेक्ट कैसा होता? लॉफुल। ऑब्जेक्ट लॉफुल है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा? वैलिड। लेकिन क्योंकि इस पूरे एग्रीमेंट में ऑब्जेक्ट जो है वो वीड इंक्लूड हो गया, तो ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड होगा? आंसर इज नो, क्योंकि यहां पे जो ऑब्जेक्ट है, जो पर्पस है कॉन्ट्रैक्टिंग का, वो कैसा है? अनलॉफुल। कैसा है बेटा? अनलॉफुल। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो अब एग्जांपल ना यहां पे नोट कर लेना और क्लियर कट इंटेंशन से बोला है। और ये चैप्टर है आपका, ये भी चैप्टर है, पूरे लगभग सारे चैप्टर से मैंने बताया था। तो ये जो इंटेंशन बता रहा है, कह रहा है जो ऑब्जेक्ट है, पर्पस है, अंडर एन एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, मस्ट बी लॉफुल। अब क्वेश्चन आता है सर ऑब्जेक्ट लॉफुल कैसे होगा? ठीक है, तो इसमें केसेस बताया बेटा पूरे चैप्टर में, पूरा चैप्टर में ये पढ़ना है कब कब लॉफुल होगा, कब अनलॉफुल है। तो जैसे इस एग्जांपल में तो आपको क्लियरली समझ आ रहा है देख के, बट थोड़ा और टेक्निकल है। द ऑब्जेक्ट, आगे बोले द ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट, कैसा नहीं होना चाहिए? इमोरल नहीं होना चाहिए, जो मोरल के अगेंस्ट हो। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, भाई आप जो है प्रोस्टिट्यूशन का काम करा रहे हो, ठीक है, आप आपने घर लिया, उसमें आप प्रोस्टिट्यूशन का काम करवा रहे हो, ऐसा मतलब आप देख रहे हो अपोज टू पब्लिक इंटरेस्ट है, गलत काम है। टेररिस्ट से टाई अप कर रहे हो, आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, पैसे लेंगे, आपको एंट्री करवाएंगे, मॉल में बम फोड़ देना, मस्त दिवाली बना देना, तो ये देख रहे हो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा अनलॉफुल है, जो लॉ ने मना करा है, फ्रॉडुलेंट है। ऐसे इंटेंशन के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसका जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हमने क्या माना बेटा? अनलॉफुल, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें क्या है, ये आपको चैप्टर में पढ़ना है, बट आप अभी के लिए समझिए 6 पॉइंट क्या कर रहा है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो जो ऑब्जेक्ट है, पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का, उसको मस्ट बी लॉफुल होना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कब लॉफुल नहीं होता? तो बोला भैया इमोरल होगा तो नहीं होगा, बोला अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है तो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके अलावा अनलॉफुल या फ्रॉडुलेंट पर्पस से है तो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब इन सारे केसेस में एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड तो नहीं बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल मिटा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो जाए। ये रहा आपका पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। 6 पॉइंट डन हो गए। अगर आप अच्छे बच्चे दोबारा से याद करो, सर लॉफुल ऑफर, लॉफुल एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट कब नहीं होती? मैंने बताया फ्री कंसेंट 5 केस में नहीं थी, कोर्जन, अनड्यू, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। इन 5 केसेस में कंसेंट फ्री नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनता। क्या बनता है? वॉइडेबल। क्या बनता है? वॉइडेबल। क्या होता है? पढ़ेंगे। और पॉइंट नंबर 5 हमने देखा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कि भैया पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट में जो एंटर हो रहा है वो केपेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कौन कौन केपेबल नहीं है? माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। मतलब इन 3 के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वैलिड नहीं बनेगा। क्या बनेगा? देखेंगे। क्या बनेगा? देखेंगे। उसके अलावा 6 पॉइंट हमने अभी डील कर लिया। जो ऑब्जेक्ट है, जो पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का, एग्रीमेंट का, वो लॉफुल होना चाहिए। मतलब उसे कैसा नहीं होना चाहिए? इमोरल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, फ्रॉडुलेंट, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आगे आता है बेटा पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 कह रहा है म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट समझिए बड़े ध्यान से। अपने 4th पॉइंट निकालेंगे ना, उसमें है फ्री कंसेंट। 4th पॉइंट में क्या है? फ्री कंसेंट। और 7th पॉइंट में क्या बोला? म्यूचुअल कंसेंट। समझो, कंसेंट का मतलब मंजूरी, कंसेंट का मतलब मंजूरी। मतलब अगर अब मैं इंटरप्रिटेशन निकालूं तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए आपका जो कंसेंट है, कंसेंट ऑफ द पार्टीज है, वो फ्री भी होना चाहिए और म्यूचुअल भी होना चाहिए। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? यस सर। सर पहले वाले पॉइंट में फ्री बताया था, फ्री कंसेंट होना चाहिए, अगला वाला पॉइंट कह म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। तो अगर मैं इसको एक बना दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो कंसेंट ऑफ द पार्टीज फ्री एज वेल एज म्यूचुअल होनी चाहिए। सर फ्री कंसेंट तो आपने बताया था, फ्री कंसेंट मतलब जब कोई प्रेशर ना हो, एक्सटर्नल फोर्स फैक्टर्स का कोई इन्फ्लुएंस ना हो। और 5 केस में हमने माना है कि कंसेंट फ्री नहीं होता, बता दिया था। म्यूचुअल कंसेंट का क्या मतलब है? बड़ा सिंपल है क्वेश्चन है बेटा, समझते हैं सर, समझते हैं। म्यूचुअल कंसेंट जो है बड़ा सिंपल सी बात कर रहा है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये मिस्टर ए है। मिस्टर ए जो है उनके पास 2 गाड़ी है, एक है महिंद्रा थार और एक है आपकी नैनो। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक ऑफर दिया। इस ऑफर में उन्होंने बोला मुझे अपनी कार जो है वो सेल करनी है फॉर
5 लाख। कार जो है वो सेल करनी है फॉर रुपीज 5,000 हो जाएगा, फॉर रुपीज 1 लाख। गाड़ी सेल करनी है 1 लाख रुपए में। और भैया बी जो है खुशी के मारे बावला होते हुए, खुशी के मारे बावला होते हुए, बिना कुछ सुने, बिना कुछ सोचे समझे क्या दे देता है बेटा? एक्सेप्टेंस। क्या दे देता है बेटा? एक्सेप्टेंस। अब बड़े ध्यान से समझो, यहां पे ए ने ऑफर दे दिया, इसने एक्सेप्टेंस दे दी, दोनों के लिए कंसिडरेशन है। बी को क्या मिलेगी? कार। ए को क्या मिलेगा? 1 लाख रुपीस। तो टेक्निकली एग्रीमेंट है और गाड़ी का सेल परचेज करना इज एनफोर्सेबल बाय लॉ में एग्जिस्टेंस है उसकी। तो यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया। लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर इज नो। आंसर इज नो। और इसके ना 2 ग्राउंड है, 2 ग्राउंड। एक पॉइंट नंबर 9 के बाद 10th आएगा ना, वो भी आप इस ग्राउंड पे भी बोल सकते हो उसे कि भैया वैलिड नहीं है, और इस ग्राउंड पे भी, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट। और एक और पॉइंट आएगा, पॉइंट नंबर 10, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट को सर्टेन होना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों ग्राउंड पे वैसे सेम ही है दोनों चीजें, बट एक बार देख लेते हैं। यहां पे बेटा समझो, ए ना इससे 1 लाख रुपए लेता है, और जब गाड़ी देने आता है ना तो नैनो देता है। क्या देता है? नैनो। बी सर पकड़ रहा है, कह रहा तू पागल है क्या? अबे मैं तो सपने सजो के बैठा था, थार के स्टीयरिंग में स्नैप बनाऊंगा, ये भाई साहब सबको स्ट्रीक भेज दूंगा कि भाई ने थार ली नहीं ब्लैक कलर की, और तू भाई पूरी हवाबाजी में पानी फैला रहा है। भाई बी कह रहा है अबे तूने तो ऑफर थार के लिए दिया था। मिस्टर ए कह रहा है पागल है क्या, मैं थार 1 लाख में दे दूंगा, मेरा ऑफर जो था वो नैनो के लिए था, अब तू नैनो में स्ट्रीक बनाई, हवाबाजी अलग नेक्स्ट लेवल। बी कह रहा भाई कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तूने अपने ऑफर में ये जो कार सेल करी है ना, तूने मेंशन नहीं करा कि तू थार की बात कर रहा है नैनो की। तू जब भी मुझसे मिलने आता था तो थार लेके आता था, मुझे पता ही नहीं था तेरे पास नैनो भी है, तो मुझे लगा डीम्ड है कि भाई थार ही बेच रहा है, और मैं तो खुशी खुशी इसने बोला। ये कह रहा भाई थार क्यों बेचूंगा, थार तो मुझे चाहिए, मुझे तो नैनो बेचनी थी। आप समझ लो बेटा, म्यूचुअल कंसेंट का मतलब क्या है? म्यूचुअल कंसेंट का मतलब है एन एग्रीमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन कंसेंसस एड इडम। म्यूचुअल कंसेंट जो है वो ओरिजिनेट हुआ है इस वर्ड से, कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस एड इडम बेटा ये ना एक लैटिन वर्ड है। क्या है बेटा? लैटिन वर्ड। देखो समझो, आपकी लॉ में ना बहुत सारे लैटिन वर्ड आने वाले, बहुत सारे, 500 एक्ट में इतने लैटिन वर्ड। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट टेम्पटर, डॉक्ट्रिन ऑफ, एक है आपका नेमो डेड कॉड नॉन हैबिट, ठीक है, और मतलब बहुत सारे आपके कुड प्रो क्यो, ऐसे करके लैटिन वर्ड यूज होने वाले, क्योंकि आपका जो लॉ है वो इधर से निकला है। समझो आपने 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ब्रिटिशर से, आपको कहता ब्रिटिशर्स के लिए तो इंग्लिश होनी चाहिए थी बेटा आपने एज इट इज एक्ट, इंडिया ने एज इट इज एक्ट को अडॉप्ट करा ब्रिटिशर से, और ब्रिटिशर्स जहां से उन्होंने अडॉप्ट करा था वहां पे वो लैटिन में लिखा था, तो ब्रिटिशर्स वहां से लेकर आए लैटिन में, और अपन उनसे कॉपी पेस्ट मारे तो काफी वर्ड जो है लैटिन के दिखेंगे आपको। अभी जो वर्ड है ना कंसेंसस एड इडम, ये भी एक लैटिन वर्ड है जो म्यूचुअल कंसेंट को रिप्रेजेंट करवाता है, और ये बोलता है, इसका मतलब क्या? इट मींस अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। कंसेंसस एड इडम बोलता है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो दोनों पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए। इट मींस बोथ द पार्टीज मस्ट हैव टू अग्रीड इन द सेम थिंग इन सेम सेंस। क्या यहां पे ऐसा हुआ? क्या यहां पे ऐसा हुआ? सर अग्री इन दी सेम थिंग, वो तो हुआ, इसको गाड़ी सेल करनी है, उसे गाड़ी परचेज करनी है, तो इन दी सेम थिंग तो अग्री कर रहे हैं, लेकिन क्या इन सेम सेंस अग्री कर रहे हैं? क्वेश्चन इज दैट। सेम थिंग तो अग्री कर रहे हैं, वो कह रहा है मुझे गाड़ी बेचनी है, उसने बोला मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो सेम थिंग तो हो गई, गाड़ी का ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेकिन सेंस सेम नहीं था, क्योंकि इसके सेंस में कार का मतलब था महिंद्रा थार, और इसके सेंस में कार का मतलब था नैनो। तो अग्री दी सेम थिंग तो हो रहा है, लेकिन सेम सेंस नहीं है, और क्योंकि यहां पे म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, दैट्स व्हाई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। इसको क्या बोला? म्यूचुअल कंसेंट। क्या बोला बेटा? म्यूचुअल कंसेंट। फिर से रीड करेंगे। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब है जो एग्रीमेंट है वो बेस्ड होगा एक लैटिन वर्ड के प्रिंसिपल पे, विच इज कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस एड इडम ने बोला 2 पर्सन को अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनाना है तो उन्हें अग्री करना पड़ेगा सेम थिंग में, इन सेम सेंस में। इसका मतलब सेम चीज गाड़ी बेच रहे हैं, परचेज कर रहे हैं,
और गाड़ी कौन सी वाली, ये भी दोनों को सेम सेंस होनी चाहिए। अगर ये नैनो बेच रहा है, इसको पता होना चाहिए नैनो खरीदूंगा। अगर ऐसा है तो म्यूचुअल कंसेंट है, और म्यूचुअल कंसेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा? ये था इसका म्यूचुअल कंसेंट। फिर से रिपीट, देखो यहीं पे याद करना है, यहीं पे, कहीं नहीं जाना, यहीं पे याद करवाऊंगा। सेक्शन 10, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो उसके एसेंशियल, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो उसके एसेंशियल। नंबर 1 लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस। नंबर 2 इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। नंबर 3 लॉफुल कंसिडरेशन। नंबर 4 फ्री कंसेंट। कंसेंट फ्री कब होती है? Consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. इन पांचों केस में कंसेंट फ्री नहीं है। कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। और क्या बनेगा? वॉइडेबल। क्या बनेगा? वॉइडेबल। वर्ड पकड़ के चलना, मतलब मैं बताऊंगा भी थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आया कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। भैया जो पार्टीज है, अगर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए लीगली केपेबल होनी चाहिए। क्या? लीगली केपेबल। अब सर कौन कौन इनकेपेबल है? मतलब लॉ ने किस किस को मना करा है, इसके साथ मत आना। माइनर, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। 5 पॉइंट हो गए। 6 पॉइंट लॉफुल ऑब्जेक्ट। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने का पर्पस है, जो ऑब्जेक्ट है, वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल कब नहीं होगा? अगर वो इमोरल है तो बेटा बेकार है। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, ऑब्जेक्ट बेकार है। अगर अनलॉफुल है, फ्रॉडुलेंट पर्पस है, भैया बेकार है, ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। अगले 7 पॉइंट बोला म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट मतलब एग्रीमेंट हमेशा कंसेंसस एडेड होना चाहिए। इसका मतलब दोनों पार्टीज को अग्री करना है। सेम थिंग सेम सेंस, सेम थिंग सेम सेंस, सेम थिंग सेम सेंस, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं। 7th पॉइंट, कोई भी दिक्कत 6th और 7th में कोई भी दिक्कत बेटा अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बताना, तुरंत तुम्हारा भाई बताएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगला पॉइंट आओ, पॉइंट नंबर 8, बहुत ही इजी। पॉइंट नंबर 8 बहुत ही इजी। मुझे एक सिंपल सी बात बता दो, मुझे एक सिंपल सी बात बता दो। आपको जाना है गोवा। सर काहे सपने दिखा रहे हो सर? सर नहीं जा सकते सर, बस की नहीं है। वो तो मुझे पता है बेटा, वो तो प्लान ही रह जाता है। गोवा तो खैर छोड़ो, तुम जहां के भी हो वो स्टेट, वो एरिया पार कर लो, सीए में इंटर हो गए हो, कहीं जाओगे गोवा, ठीक है। आपको जाना है गोवा, समझना एग्जाम्पल भारी एग्जाम्पल समझ आया तो समझ के लेना आराम से। आपको गोवा जाना है। गोवा जाने के लिए परमिशन लेनी है मम्मी पापा से। गोवा जाने के लिए परमिशन लेनी है मम्मी और पापा से, दोनों से लेनी पड़ेगी। अब आप सबसे पहले गए मम्मी के पास, कुछ लोग पापा के पास जाएंगे, जो मतलब पहले आप वहां से लोगे जहां पे थोड़ा इजी है। अब वो मान गया, मान लो जैसे मेरे घर में पापा थोड़ा ऐसे मान जाते हैं आराम से हल्के, तो मैं पापा के पास जाऊंगा, कहूंगा पापा थोड़ा ऐसे दोस्तों के साथ गोवा जाना था। पापा कहेंगे गोवा जाना था। पहले पापा भी थोड़ी एक्टिंग करे, बेटा गोवा तो बेटा तो मैं कहूंगा पापा देख लो पापा, प्लीज पापा गोवा जाना है पापा, मुझे जिंदगी में सर पापा उड़ना है, भागना है, मुझे दौड़ना है, बस मुझे गिरना नहीं है, रुकना नहीं है पापा। तो पापा ने कहा चल बेटा उड़ ले, भाग ले, दौड़ ले, चल चला जा गोवा। पापा को भाई अपनी साइड कर लिया, लपेटे में ले लिया पापा को। पापा सेट, पापा कह रहे लड़का जाएगा गोवा। पापा भाई साहब बीच वाली प्रिंट वाली शर्टें लेके आ रहे हैं, मैंने लेकर है बेटा गोवा जा रहा है। अब मैंने कहा पापा आप तो मान गए, सबसे बड़ी दिक्कत है मम्मी को कौन मनाएगा। अब मैंने पापा को लपेटे लिया, मैंने कहा पापा एक काम करो, आप बात छेड़ो, फिर धीरे धीरे आप सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करूंगा, तो गोवा जाएंगे, चले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब पापा और मैं जाते मम्मी के पास, मम्मी को बोलते हैं पापा अरे सुनो वो जरा इसको जरा यहीं तक जाना था। फिर मम्मी बोलेगी यहीं तक कहाँ पे? पापा कह रहे यहीं तक, अरे थोड़ा सा आगे, मोहल्ले के आगे। मम्मी कह रही है बताओ भाई ढंग से। पापा कह रहे हैं यहीं पे यार, थोड़ा सा गोवा की साइड में। क्या? मम्मी ने भाई साहब बेलन वेलन सब निकाल ली, कहाँ जाना है? गोवा। इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। और भाई साहब बिल्कुल प्रसाद दे दिया तगड़ा वाला, ठीक है, तगड़ा प्रसाद दे दिया मेरे में, बढ़िया तगड़ा। अब मुझे बस इतना सा बता दो, मेरे पापा ने मुझे गोवा जाने की परमिशन दे दी, मेरी मम्मी ने मुझे गोवा जाने की परमिशन के नाम पे प्रसाद दे दिया तगड़ा वाला, और इतना मारा सूट के भाई साहब गोवा का जी नहीं निकला मेरे मुंह से। अब आप समझो, क्या मैं गोवा की ट्रिप में जाऊंगा? बस इतना सा बता दो, क्या मैं गोवा की ट्रिप पे जाऊंगा? अरे सर इतनी पिटाई के बाद भी अगर आप गोवा में जा रहे हो, सर चरण कहाँ है सर आपके? चरण दिखाओ सर इतने ढीठ हो आप, इतनी मार खाने के बाद भी अगर आप गोवा का दिमाग में ख्याल भी आ रहा है, सर बहुत तगड़े आदमी हो सर आप। बड़ी सिंपल सी बात कर रहे हैं बेटा, बड़ी सिंपल सी बात। पॉइंट नंबर 8,
पॉइंट नंबर 8 ने बोला अगर कॉन्ट्रैक्ट ने बोल दिया, चलो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप वैलिड हो, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मान लो 8 है, नहीं आपने सारे के सारे सातों जितने भी पॉइंट है सारे के सारे वैलिड करवा दिए, मतलब आपका ऑफर एक्सेप्टेंस लॉफुल है, कंसिडरेशन लॉफुल है, सब कुछ लॉफुल है, कैपेसिटीज है, फ्री कंसेंट है, ऑब्जेक्ट लॉफुल है, म्यूचुअल कंसेंट है, सब कुछ सारे एसेंशियल फुलफिल है, मतलब पापा सेट है भाई, मतलब पापा सेट है, पापा पूरी परमिशन दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। लेकिन किसी अदर लॉ में, समझो समझो, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, किसी अदर लॉ में, कहीं और लॉ में ही कहीं और उस तरीके के एग्रीमेंट को वैलिड नहीं बोला, क्या बोला? वॉइड। क्या बोला? वॉइड। अब देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर आपने 3 कॉन्ट्रैक्ट बताए, एक वैलिड होता, अच्छा उसका मतलब समझ गए, एक आपने बताया वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब जब कंसेंट फ्री नहीं होती थी 5 केस में तब वॉइडेबल बनता था, और अब आप थर्ड लिया वॉइड। सर तीनों में डिफरेंस बताओ ना सर। बेटा मैं फिर से बता रहा हूं, आपका ये कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसकी जस्ट अगली हेडिंग, उसमें मैं आराम से डेप्थ में बताऊंगा ये सारी चीजें, बट अभी के लिए बस आप थोड़ा सा समझिए। अगर वॉइड का मतलब बेकार, वॉइड का मतलब बेकार, खराब, नहीं जो वैलिड नहीं है वो वॉइड है, बस अभी के लिए समझ लो, बेकार, खराब। आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी अदर लॉ में उस तरीके के एग्रीमेंट को वॉइड बोला है। मतलब गोवा जाने की ट्रिप के लिए मम्मी पापा तो मान गए, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया, पापा ने बोला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोला कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड, लेकिन किसी अदर लॉ में उस तरीके के एग्रीमेंट को वॉइड बताया, एक्सप्रेसली बताया, भैया अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ भी बोले, हम बता रहे कि भैया ये जो है इस तरीके का एग्रीमेंट वॉइड होगा। तो बेटा उस केस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोला कि आप यहां से भी वॉइड हो। पापा क्या बोलेंगे? बेटा मम्मी मना कर रही, मम्मी मान नहीं रही, एक काम कर तू गोवा मत ही जा, मम्मी को मनाओ उससे अच्छा तुझे मनाता हूं, एक काम कर तू गोवा मत ही जा, यहां तक चले जा बेटा, आगे नीचे मार्केट तक, और वहीं से बीच बीच वाली शर्ट वर्ट पहन के घूम लियो, थोड़ा आगे पीछे कुछ खावा लियो और वापस घर आ जा फुर्ती में, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 8 बस इतनी सी बात कर रहा है, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 8th एसेंशियल ने बोला आपको कॉन्ट्रैक्ट को अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो वो जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड अंडर एनी अदर लॉ। किसी और लॉ में वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली वॉइड नहीं होना चाहिए। अगर किसी और लॉ ने उस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को, एग्रीमेंट को एक्सप्रेसली लिख के बता दिया ये वॉइड है, तो कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है फिर वो वैलिड नहीं है, फिर वो भी हमारे अकॉर्डिंगली वो क्या हो जाएगा? वॉइड। समझो आप मेरी बात एकदम क्लियर। Any agreement must not be expressly declared to be void under any other law. किसी अदर लॉ में आपका एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए void। अगर किसी अदर लॉ में कोई एग्रीमेंट है वो void है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है हमारे अकॉर्डिंगली भी फिर वो void हो जाएगा, हम उसे परमिशन नहीं देंगे। भाई लॉ आपस में कॉन्ट्राडिक्ट थोड़ी करेगा, तो अगर वो कह रहा है कहीं और मना कर दिया तो यहां पे भी वो वॉइड है, फिर वो वैलिड नहीं बनेगा। अच्छा इसकी एग्जांपल दो सर। ये ना आपके एक चैप्टर आएगा, चैप्टर का नाम है वॉइड एग्रीमेंट्स, चैप्टर का नाम है वॉइड एग्रीमेंट्स। आपके अगर आप मॉड्यूल में देखोगे आपके बुक में सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट चैप्टर है वॉइड एग्रीमेंट्स करके, ठीक है। एक चैप्टर है ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन, उसके जस्ट बाद है वॉइड एग्रीमेंट्स। उसमें पढ़ना है हमें कि कब कब कहां पे एक्सप्रेसली बताया कि ये तो वॉइड ही है, भले कुछ हो या ना हो ये सारे एग्रीमेंट्स वॉइड होंगे। अब उनमें से कुछ एग्जाम्पल है, रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, शादी करने पे या ना करने में आप दबाव डाल रहे हो, अच्छा खुद बताओ क्या ये वैलिड होगा? सर नहीं सर बिल्कुल वैलिड नहीं है, वॉइड होगा, एक्सप्रेसली वॉइड है। रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड मतलब कोई बिजनेस करने पे आप दबाव डाल रहे हो कि आपको यहां पे बिजनेस करना है, यहां पे बिजनेस नहीं करना, तो बेटा ये भी वॉइड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग पे रिस्ट्रेन मतलब लगा लो आप जो है मैंने आपको कुछ एक्ट कर दिया, कोई एक्सीडेंट कर दिया आपका, अब मैं आपको दबाव डाल रहा हूं कि आप जो लीगल प्रोसीडिंग है वो मत लो मेरे अगेंस्ट, ऐसा करके हमने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है भाई, वॉइड है। और वेजिंग एग्रीमेंट्स, ये क्या होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, आपका इससे क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें ये पूरा का पूरा डिटेल में हमें कहां पे पढ़ना है बेटा? वॉइड एग्रीमेंट्स के चैप्टर में। बट अभी के लिए बता रहा हूं दीज एग्रीमेंट्स आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ये सारे के सारे एग्रीमेंट डिक्लेयर करे वॉइड, तो कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है यहां पे भी क्या होंगे? वॉइड। क्लियर? तो 8 पॉइंट भी डन, फिर से रिपीट करेंगे। लॉफुल ऑफर, लॉफुल एक्सेप्टेंस,
इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट, म्यूचुअल कंसेंट, कंसेंट में फ्री भी है म्यूचुअल भी है, उसके अलावा कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो अदर लॉ में वॉइड है वो यहां पे वैलिड नहीं होगा, यहां पे भी क्या होगा, वॉइड। तो वैलिड बनने के लिए क्या बोला, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। आते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। पॉइंट नंबर 9 बड़ा सिंपल सा कह रहा भैया पॉसिबल टू परफॉर्म, पॉसिबल टू परफॉर्म। भैया मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि बेटा समझो, मैं आपसे वादा कर रहा हूं आपको भाभी जी के लिए, मतलब मेरी भाभी जी, तुम्हारी तो कुछ और लगेगी, आपको भाभी जी के लिए अगर चांद तारे मंगवाने हैं, चांद तारे, तो बेटा मैं जो है ऊपर तक जा रहा हूं, जैसा मार्च तक राउंड मारने, रनिंग करने सुबह मॉर्निंग वॉक, और मैं जो है आपको भाभी जी के लिए चांद तारे चाहिए, तो भैया मैं चांद तारे तोड़ ले आऊंगा। देना आप ही, मैं थोड़ी दूंगा भाई, दोगे आप ही, बट मैं तोड़ के ले आऊंगा। आप मुझे 1 लाख रुपए देना, मैं आपको चांद तारे दूंगा, चांद तारे आप आगे पार्सल करना, आपकी तो सेटिंग सही, अपन को 1 लाख रुपए मिल जाए। और करो सर मजा आएगा, सर करो 1 लाख रुपए लो सर चांद तारे तोड़ के लाओ। अरे क्या ये जो अपना एग्रीमेंट बन रहा है, इसमें जो मेरी परफॉर्मेंस है चांद तारे तोड़ के लाना, क्या ये पॉसिबल टू परफॉर्म है? अब कुछ बच्चे कहेंगे हाँ सर बचपन में ना चांद सारे खाए थे, चांद सितारे, आपको याद है सितारे होते थे खट्टे खट्टे, चांद होता था मीठा, ऐसा वो वाला नहीं तोड़ना है, असली वाला स्टार वाला मून वाला। क्या यहाँ पे जो मैंने प्रॉमिस करा है, ऑफर दिया है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनने के बाद, इसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल है? मैं कर लूंगा, ये मैं आपको पैसे दे रहा हूं भैया 1 लाख रुपए दो और मैं मुर्दे को जिंदा कर दूंगा, ऐसे करके वादे कर रहा हूं। क्या इस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो बन रहा है इसमें परफॉर्मेंस पॉसिबल टू परफॉर्म है? पॉसिबल टू परफॉर्म, आंसर इज नो। अगर कोई भी परफॉर्मेंस पॉसिबल टू परफॉर्म है तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा। अगर 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 आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल है, जैसे चांद तारे तोड़ ले जाना, मुर्दे पे जान डाल देना, ऐसी चीजें, ये सारी चीजें इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, कभी भी वैलिड नहीं बनेगा, हमेशा वॉइड, हमेशा क्या, वॉइड। ये भी चैप्टर है बेटा आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है एनी एग्रीमेंट मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। कह रहा है कोई भी एग्रीमेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस करना पॉसिबल हो। जैसे भैया घर बनाना पॉसिबल है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपसे फीस ले रहा हूं, ये क्या पॉसिबल है? आपको पढ़ाऊंगा, फीस लूंगा। अब जितनी भी एक्टिविटीज है वो पॉसिबल टू परफॉर्म है तो ठीक है। अगर अगर इम्पॉसिबिलिटी है परफॉर्मेंस की, क्या है, इम्पॉसिबिलिटी, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा? आंसर इज नो, मेक्स एन एग्रीमेंट वॉइड। उस केस में अगर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है तो बेटा एग्रीमेंट उस केस में कैसा बनेगा? वॉइड। कैसा बनेगा? वॉइड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आपको इसको समझने में कोई दिक्कत? जल्दी से बताएंगे बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? सर एकदम क्लियर है, पॉसिबल टू परफॉर्म, एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। इसी के साथ 9 पॉइंट होगा बेटा, बस 2 से 3 पॉइंट आपके बचे, जल्दी जल्दी खत्म करते। 2 पॉइंट बचे, बस 11 थे, 9 हो गए हैं, 2 खत्म करते जल्दी से। आप इसे नोट करेंगे, एक बार रिकॉल करेंगे, कोई दिक्कत। 4 पॉइंट अभी पढ़ाए। सबसे पहला, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, पर्पस लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल, इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने बताया कंसेंट म्यूचुअल होनी चाहिए, मतलब कंसेंट ने बोला सेम थिंग इन सेम सेंस होना चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? वैलिड। उसके अलावा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी अदर लॉ में एक्सप्रेसली वॉइड नहीं बताया। अगर अदर लॉ में वो वॉइड है तो कॉन्ट्रैक्ट में भी वैलिड नहीं बनेगा, वॉइड ही बनेगा। और लास्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस है वो पॉसिबल टू परफॉर्म होगी तभी वैलिड। अगर इम्पॉसिबल है, चांद तारे तोड़ लाना, मुर्दे में जान डाल देना, परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है इस एग्रीमेंट की, तो बेटा उस केस में जो एग्रीमेंट है वो वैलिड नहीं बनेगा, क्या बनेगा? वॉइड। अब वैलिड क्या है, वॉइड क्या है, इस पर हमें चर्चा करनी है, बट आप जल्दी से इसको नोट करेंगे, कोई डाउट है तो पूछेंगे, वरना हम जल्दी से इसे खत्म करते हैं, कंप्लीट करेंगे। हाँ जी भाई, तो लास्ट के हमारे 2 एसेंशियल जो है रिमेनिंग पार्ट वो जल्दी से कंप्लीट करते बेटा, फिर हमारा जो सेक्शन 10 है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, पूरा टॉपिक निपट जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, आपने अभी तक 9 पॉइंट्स जो है, 9 एसेंशियल देख लिए। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है, जिसमें से एक एसेंशियल था म्यूचुअल कंसेंट, अगर आपको याद हो पॉइंट नंबर 7 था, ठीक है, कंसेंसस आइडम की अग्री अपॉन अ सेम थिंग इन सेम सेंस। अच्छा, उसी से थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए एक और हमारा प्रोविजन चलता है, एसेंशियल एलिमेंट बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है ना, तो जब कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन है, बड़े ध्यान से समझना,
कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन है उन्हें कैसा होना पड़ेगा बेटा, सर्टेन। कैसा होना पड़ेगा, सर्टेन होना पड़ेगा, सर्टेन। समझो दो चीजें होती है, अनसर्टेन, सर्टेन। अनसर्टेन का मतलब है कुछ फिक्स नहीं है, मतलब वहां पे एक पॉसिबिलिटी है, कुछ कंफ्यूजन है, हो भी सकता नहीं हो सकता। सर्टेन इज बिल्कुल क्लियर, एकदम क्लियर, अंडरस्टैंडेबल। यहां पे अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को एकदम 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 मस्ट बी सर्टेन होना पड़ेगा। सर्टेन का मतलब है, आप समझो सिंपल भाषा में, क्लियर। कह रहे द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टेन, नॉट वेग। बेटा वेग मतलब है यहां पे हिडन। वेग मतलब क्या है, हिडन। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपको वैलिड बनाना है तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को सर्टेन होना, क्लियर होना, अंडरस्टैंडेबल होना इज कंपल्सरी। जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो वेग नहीं होनी चाहिए, मतलब हिडन नहीं होनी चाहिए। ऑफर एक्सेप्टेंस में ऐसी कोई टर्म नहीं हो जो हिडन हो या जिसको समझ के कुछ पता नहीं चल रहा। अगर आपको याद हो वहां पे हमने एग्जांपल लिया था जो म्यूचुअल कंसेंट वाला था, थार और नैनो वाला। तो मिस्टर ए जो है उनके दिमाग में चल रहा था मैं नैनो सेल कर रहा हूं 1 लाख में, और मिस्टर बी के दिमाग में चल रहा था कि मैं थार परचेज कर रहा हूं 1 लाख में। तो वहां पे भी जो टर्म्स एंड कंडीशन उनमें अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि उस टाइम पे आप एग्जांपल में देखोगे तो मिस्टर ए ने ऑफर दिया था गाड़ी सेल करने का। उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन में गाड़ी कौन सी है, उसका कौन सा मॉडल है, किसकी बात हो रही है, वो क्लियर नहीं करा। जैसे एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर मैं एक और एग्जांपल लूं तो बेटा ए जो है वो ऑफर दे रहे हैं अपनी मोटर बाइक को सेल करने का बी को। ए ऑफर दे रहे हैं मोटर बाइक को सेल करने का। बाइक जो है बिल्कुल बता दी बेटा कि भाई डिस्कवर है। बाइक कौन सी है, डिस्कवर। अब इसमें बी ने अपनी एक्सेप्टेंस भी दे दी। अब अगर आप देखो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, बच्चे कहेंगे सर कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया। अरे बेटा कैसे बन गया, इस ऑफर में बाइक सेल हो रही है लेकिन यहां पे बाइक कितने में सेल हो रही है वो अमाउंट स्पेसिफाइड है क्या, अमाउंट स्पेसिफाइड है। तो यहां पे जो टर्म एंड कंडीशन है वो कैसी है, क्लियर है या वेग है, वेग है। क्योंकि यहां पे जो कंसिडरेशन है फॉर मिस्टर ए, उन्होंने वही नहीं बताई कि भाई मैं आपको बाइक बेच तो रहा हूं लेकिन उसके बदले कितने रुपए में बेच रहा हूं, वो स्पेसिफाइड नहीं है। तो बोला ये जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या ये वैलिड होगा, नहीं ये वैलिड नहीं है, बिकॉज यहां पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, वेग है। तो क्लियर सा 10th पॉइंट बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा है, द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टेन, क्लियर, नॉट वेग, हिडन नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज अगर ऐसा हुआ तो बेटा खुद बताओ क्या ये वैलिड होगा। सर इसे बोलते हैं, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, आंसर इज वैलिड नहीं है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है बेटा इसे बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। Otherwise, such agreement will not bind the parties to make a valid contract. Otherwise, valid contract नहीं बनेगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को क्लियर कट, सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। वेग मतलब आपका जो है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिसमें हिडन हो या टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर ना हो, ठीक है, अनक्लियर, अनअंडरस्टैंडेबल, ऐसा नहीं। और 11th पॉइंट जो लास्ट है, लास्ट पॉइंट आप देखेंगे लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज अब समझो बेटा, समझो। इसको समझाने से पहले एक चीज बताता हूं आपको। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना बेटा, समझना, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ऑल्दो टाइप्स में अच्छे से पढ़ना है, टाइप्स में एक चीज बताऊंगा, बट अभी के लिए बस थोड़ा ऊपर ऊपर से बता रहा हूं बेटा। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसको फॉर्म करने के 2 रास्ते होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन करने के 2 रास्ते हैं बेटा। एक होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, ऐसे 2 और टाइप है। एक होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लॉ ने बोला एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वर्ड्स का यूज करोगे। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है
जिसमें कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए आप किसका यूज करोगे? वर्ड्स का। अब ये वर्ड्स बोले मैंने, क्या मैंने ओरल और रिटन स्पेसिफाई करा है? नहीं। मतलब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो बनते हैं वर्ड्स की हेल्प से। अब ये जो वर्ड्स है ये आइदर रिटन हो सकते हैं और ओरल हो सकते हैं। सर मतलब बेटा यहां पे आप जो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, आप कागज पे लिखकर कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, साइन करवा लो, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। कौन सा वाला? एक्सप्रेस, क्योंकि वहां पे वर्ड्स का यूज हो रहा है। कौन से? रिटन। आप मुंह से बोल के बना लो, उसका एक प्रोसीजर होता है अपने आप, बट आप मुंह से बोल के बना लो, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। कौन सा वाला? एक्सप्रेस ही, क्योंकि वहां पे वर्ड्स बन रहे हैं और वो भी ओरल। तो कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के, एक एक्सप्रेस और एक इंप्लाइड। एक्सप्रेस बड़ा सिंपल, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड से फॉर्म हो रहे हैं, चाहे रिटन फॉर्म में चाहे ओरल फॉर्म में। अच्छा सर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, बेटा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉ बोलता है बिल्कुल सिंपल वे में, विच आर नॉट एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस नहीं है वो इंप्लाइड है। अब आपके दिमाग में ना क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सप्रेस बन सकता है, मतलब या तो रिटन बनेगा या ओरल बनेगा, इंप्लाइड कैसे बनता है? तो इसमें मैंने बोला टाइप्स पे आराम से चर्चा करेंगे, दोनों टाइप को डील करेंगे, विद एग्जांपल डील करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। बट अभी के लिए मेरा जो सब्जेक्ट मैटर है ना बड़ा रिस्ट्रिक्टिव हो। अभी हम जस्ट एक जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस स्टार्टिंग पॉइंट में मैं बस आपको उतनी चीज बता रहा हूं जिससे आपकी प्रॉब्लम कम हो ना कि बढ़े। तो इसको बताने में मैं प्रॉब्लम को बढ़ाऊंगा नहीं, मैं बस आपको इतना बताऊंगा कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के और होते हैं, एक्सप्रेस और इंप्लाइड। एक्सप्रेस जो बनते हैं वर्ड से, आइदर ओरल और रिटन। इंप्लाइड जो एक्सप्रेस नहीं है, मतलब हमें वर्ड्स यूज नहीं हो रहे, ना ही बोला जा रहा है ना ही लिखा जा रहा है, सर फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, उन्हें बोलते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। कौन से? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। सर इंप्लाइड का एग्जांपल दो ना बेटा, अगली क्लास में टाइप्स में देंगे आराम से, अभी छोड़ो। अभी आप बस इस पे गौर करो कि मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेंगे? एक्सप्रेस। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकते हैं? एक्सप्रेस। इंप्लाइड को छोड़ दो। अच्छा एक्सप्रेस में जाएंगे वर्ड्स कैसे? या तो रिटन या फिर ओरल। मतलब मैं ये कह रहा हूं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में आप ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हो, रिटन भी बना सकते हो, लेकिन दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन अगला पॉइंट बोला लीगल फॉर्मेलिटीज। कह रहे एन एग्रीमेंट में बी मेड बाय वर्ड्स आइदर ओरल और रिटन। कह रहे हैं अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनाना है तो वो वर्ड्स के थ्रू भी बन सकता है। यहां पे मे करके वर्ड लिखा है, मतलब इंप्लाइड भी बन सकता है, लेकिन वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस भी बन सकता है। और एक्सप्रेस में भी या तो ओरल वाला या फिर रिटन वाला। अरे हाँ कि ना? यस सर। कह रहे एन एग्रीमेंट में बी मेड बाय वर्ड्स, मतलब एक्सप्रेस इंप्लाइड कुछ भी बन सकता है, और वर्ड्स में भी रिटन ओरल कुछ भी बन सकता है। बट इफ इट इज द लीगल रिक्वायरमेंट that an agreement must be written, number 1, registered, number 2, and stamped, number 3, then it must be made in the same manner. बड़े ध्यान से समझो क्या बोला, लीगल फॉर्मेलिटीज 11th एसेंशियल। कह रहा है अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है, समझो बड़े ध्यान से, कह रहा है आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस इंप्लाइड कुछ भी बना सकते हो। एक्सप्रेस यानी वर्ड्स के थ्रू में, ओरल रिटन कैसे भी बना सकते हो, मतलब बोल के भी लिख के भी कॉन्ट्रैक्ट कैसे भी बन जाएगा। लेकिन अगर जिस टाइप का आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो उस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लॉ ने स्पेसिफिकली बोला है कि सर ओरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है इस जगह पे, तो आपको भैया रिटर्न होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए और स्टैम्प मतलब गवर्नमेंट से स्टैम्प ड्यूटी करवानी पड़ेगी। अगर लॉ ने उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज दे रखी है। सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं आपको, बेटा मैं ना आपको एक लैंड सेल कर रहा हूं, 50 लाख में, मैंने 50 लाख दिए और ओरल बना दिया, ले भाई लैंड आज से तेरा हुआ, ओरल कॉन्ट्रैक्ट। देखो जनरली कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस ओरल किसी भी तरीके से बन सकता है, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे ना बेटा, जब भी लैंड बिल्डिंग इन सबका सेल परचेज होता है ना, आप मुझे बताइए कभी ओरल सुना है आपने? कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कैसे बनता है? हमेशा रिटर्न बनता है, लीगली रिटर्न। रजिस्ट्री होती है, रजिस्टर्ड होता है,
और उस पर आप स्टैंपिंग भी करवाते हो, मतलब रिटर्न रजिस्टर्ड स्टैम्प्ड। क्यों करवाते हो? क्योंकि लॉ ने एक्सप्रेसली बोल दिया कि भैया जब भी सेल ऑफ प्रॉपर्टी की बात होगी तो आप कॉन्ट्रैक्ट इसी लीगल फॉर्मेलिटी के साथ बनाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं? जनरली कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस इंप्लाइड कुछ भी बन सकते हैं, बट अगर लॉ ने एक्सप्रेसली कोई लीगल फॉर्मेलिटी दी है कि इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटर्न ही होगा, ओरल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रजिस्टर्ड स्टैम्प्ड होगा, बाकी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो भैया उस केस में अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनाना है तो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज जैसे बताई है उसी मैनर में, सेम मैनर में आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मतलब जब भी आप प्रॉपर्टी का वो बनाओगे तो लॉ ने क्लियर ही करा है, जब सेल ऑफ प्रॉपर्टी होगी रिटर्न रजिस्टर्ड स्टैम्प ऐसे बनना चाहिए, ओरल हम नहीं मानेंगे। तो उस केस में अगर आपने ओरल बना दिया और आप बोल रहे हमने तो पढ़ा है ओरल होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो बेटा वो वैलिड होगा क्या? वो बेटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो लीगल फॉर्मेलिटीज मोटा मोटा ये बात कर रहा है कि जनरली कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस इंप्लाइड कुछ भी बन सकता है। एक्सप्रेस जो वर्ड से बना, वर्ड्स में क्या आइदर ओरल और रिटर्न, इंप्लाइड जो अदर देन एक्सप्रेस है वो सारे इंप्लाइड है। क्या होता है डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो जनरली एक्सप्रेस में वर्ड ओरल कैसा भी बन सकता है, एक रिटर्न और ओरल कुछ भी, लेकिन अगर लॉ आपको लीगल रिक्वायरमेंट डाल रहा है कि इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेल वाले आपके रिटर्न रजिस्टर्ड ये सब होने चाहिए, तो आपको उस एग्रीमेंट को वैसे का वैसा ही बनाना पड़ेगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आपको एग्जांपल लिखना है, इसमें एग्जांपल लिखना है तो आप लिख लो सेल ऑफ प्रॉपर्टी या सेल ऑफ मिस्टर ए जो है अपना हाउस सेल करा है मिस्टर बी को फॉर रुपीज दिस, कोई भी कंसिडरेशन, तो वहां पे लीगल फॉर्मेलिटीज को फॉलो करना है। इसी के साथ सेक्शन 10 के 11 एसेंशियल होते हैं समाप्त। बेटा सारे एसेंशियल एलिमेंट अगर फुलफिल है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं। कुछ केसेस में कुछ बनेगा वॉइडेबल, कुछ में वॉइड बनेगा, तो एज द केस में भी डिपेंड करेगा। एक बार मैं जल्दी से सारे मेरे साथ रिवाइज करो। सबसे पहला एसेंशियल क्या था? लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस। एसेंशियल नंबर 2 था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। पॉइंट नंबर 3 था बेटा लॉफुल कंसिडरेशन। पॉइंट नंबर 4 था फ्री कंसेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 5 कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, म्यूचुअल कंसेंट होगी, पॉसिबल टू परफॉर्म होगा, किसी अदर लॉ में वॉइड नहीं होना चाहिए, इसके अलावा सर्टेन होना चाहिए टर्म एंड कंडीशन, कुछ भी वेग नहीं, अनक्लियर अनअंडरस्टैंडेबल नहीं होना चाहिए, छिपा हुआ नहीं होना चाहिए, हिडन नहीं होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट लीगल फॉर्मेलिटीज की कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आप वर्ड्स आइदर ओरल और रिटर्न का यूज कर सकते हो, बट अगर ये लीगल फॉर्मेलिटी है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट को कुछ केसेस में रिटर्न ऐसे ऐसे करके ही बनाना है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी बनेगा जब आप उस फॉर्मेट को फुलफिल करोगे, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये एकदम क्लियरिटी के साथ समझ आया बेटा। अगर कोई भी डाउट है मुझे प्लीज बताएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन जो चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसका एक मेजर टॉपिक समाप्त होता है। अगली क्लास में, अभी चैप्टर 1 खत्म नहीं हुआ, अगली क्लास में हम इस टॉपिक का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कितने कितने टाइप का है, आराम से एक एक को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, अगर आप डेडिकेटली लेक्चर देख रहे हैं डेली बेसिस पे, लेक्चर के साथ आपको पेन और कॉपी रखनी है, साथ में प्रॉपर वे में नोटिंग बनानी, सारी नोटिंग जो यहां पे हो रही है एक एक चीज की आप नोटिंग बना रहे हैं बेटा, कोई आपका फाउंडेशन बिजनेस लॉ क्लियर होने से रोक नहीं सकता। मैं अभी क्लियर कर रहा हूं, जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, आपको सारी नोट करनी है। अगर मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा। मैं गारंटी बोल रहा हूं आएगा मतलब आएगा। मैं बोल रहा हूं आपको फ्री कंसेंट, कोर्जन, इंड्यू, फ्रॉड, इनसे क्वेश्चन आएगा, 6-8 नंबर का आएगा मतलब आएगा। ठीक है, तो बड़ी सीरियसली लेनी है बात है, अच्छे से आप नोटिंग कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज हम आपसे मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टाटा बाय बाय जी, टेक केयर, ध्यान रखिए।